हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग सीबीएस सिटी पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का, उसमें मैंने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को जाके देखें, उन दोनों वीडियो को। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की समरी। क्या कराऊंगा मैं? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की समरी कराऊंगा, जो बहुत इजी, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये पूरा चैप्टर इस समरी की हेल्प से। ठीक है, नाउ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की समरी। चलिए चलिए गाइस, अब हम समरी देखते हैं किसकी? द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की। ओके, चलिए। A truly beautiful mind is a short biography of Albert Einstein। ये जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये जो स्टोरी है, ये एक शॉर्ट बायोग्राफी है किसकी? एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है गाइस? बायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई इंसान दूसरे इंसान के कहानी के, दूसरे इंसान की जिंदगी के ऊपर कोई स्टोरी लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, A truly beautiful mind is a short biography of Albert Einstein। किसके ऊपर है? एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। Who was a genius scientist। और इनको क्या बुलाया जाता था? जीनियस बुलाया जाता था, जीनियस साइंटिस्ट बुलाया जाता था। ठीक है, he was born on 14th March 1879 Ulm, a city located in Germany। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनका जन्म हुआ था 14th मार्च 1879 में। और कौन सी सिटी में? अल्म सिटी। आप उल्म बोल सकते हैं, अर्न बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो सिटी है, ये कहां पे प्रेजेंट है? ये है जर्मनी में। कहां पे है? जर्मनी में। तो अभी तक हमने क्या देखा? जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है, ये शॉर्ट स्टोरी है किसकी? एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे, जीनियस साइंटिस्ट रहे, बहुत ही बड़े, मतलब नामी साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कवरीज की है। ही वॉज बोर्न ऑन 14 में, और उनका जन्म कब था? 14 मार्च 1879 में। कौन सी सिटी में? उल्म सिटी में, जो कहां पे प्रेजेंट है? जर्मनी में। आगे देखते हैं। ही कुडंट टॉक अंटिल ही वाज 2.5 years ओल्ड। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जब तक ये 2 साल के नहीं हो गए थे, उससे पहले ये कुछ भी नहीं बोल पाते थे। कुछ भी नहीं बोल पाते थे। जब तक ये 2 साल के, 2.5 साल के नहीं हुए, उससे पहले ये एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, वो 6 महीने बाद कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मम्मा पापा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये थोड़े से अलग थे, ये थोड़े से डिफरेंट थे। इन्होंने बोलना कब स्टार्ट करा? जब ये 2.5 साल के बाद, जब ये 2.5 साल के हो गए थे, उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू करा। उससे पहले ये बोल भी नहीं पाते थे। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग, बट जब इन्होंने बोलना शुरू किया, पहले तो बोल भी नहीं पाते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, और जब इन्होंने बोलना शुरू किया, ही वुड रिपीट एवरी वर्ड ट्वाइस। और जब भी ये कुछ बोलना स्टार्ट, जब इन्होंने बोलना स्टार्ट करा, उसके बाद ये हर चीज को 2 बार बोलते थे। जो भी कोई वर्ड बोलते थे, उसको ये 2 बार रिपीट करते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? जैसे ही ये कुछ बोलने जाते थे, उस सेंटेंस को, इस वर्ड को ये हमेशा 2 बार रिपीट करते थे। उसके बाद इनकी ऐसी कंडीशन हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। His playmates would often refer to him as brother Boring। और जो इनके दोस्त थे, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त थे, वो उनको क्या बुलाते थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग। और ऐसा क्यों बुलाते थे वो? क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे जो अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ज्यादा किसी से मिलते नहीं थे, बस अलग ही बिहेव करते थे। ठीक है, तो इसलिए जो उनके दोस्त थे, वो उनको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग, जो बहुत ही बोरिंग इंसान। क्योंकि ये कभी भी घुल मिल के रहते नहीं थे, ये बहुत ही अलग रहना पसंद करते थे। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे देखते हैं। His mother thought that he was a freak with an abnormally large head। उनकी जो मदर है, जो ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर है, उन्होंने भी इसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, ये सोच लिया था कि ये क्या है? इंसेन है, पागल है, फ्रीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, नॉर्मल बच्चों की तरह, ना ज्यादा खेलने जाते थे, ना ज्यादा किसी से बात करते थे, ना ज्यादा अच्छी तरह बिहेव करते थे, एबनॉर्मली बिहेव करते थे लोगों के साथ। ठीक है, और जो इनका सर था, जो हेड था, वो भी बहुत बहुत ही अलग तरीके का था, मतलब नॉर्मल लोग बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। इनका, एल्बर्ट आइंस्टाइन का। आगे देखते हैं। His mother thought that he was a freak with abnormally large head। As a child, Einstein loved playing with mechanical toys।
अब क्या था, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का, उनका बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज में रुचि हो गए थे। ऐसे टॉयज जिसमें मशीनरी यूज होती हो। अब चाहे वो कार हो सकती है, चाहे वो छोटे ट्रैक्टर हो सकते हैं, चाहे कोई भी हवाई जहाज हो सकता है जिसमें मशीनरी यूज हो रही हो। ऐसे टॉयज उनको बहुत पसंद आने लगे थे। किसको? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। आगे देखते हैं। एंड आफ्टर हिज यंगर सिस्टर, और जब कुछ सालों बाद जब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की छोटी बहन का जन्म हुआ, जिनका नाम था माजा, क्या नाम था? माजा, वॉज बॉर्न, जब वो बॉर्न हुई, ही ऑब्जर्व दैट हर टॉयज वर डिफरेंट। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो माजा के जो टॉयज है, माजा के जो खिलौने हैं, वो बहुत ही अलग है। ऑब्वियसली गाइस, जो 10 साल का बच्चा होगा उसके लिए जो टॉयज भी होंगे वो अलग होंगे, और जो बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ है उसके जो टॉयज होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। वो 10 साल के बच्चे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उसको माजा के जो टॉयज है वो बहुत ही अलग लगे, बहुत ही डिफरेंट लगे। एंड डिड नॉट हैव व्हील्स। अब यहाँ पे जो व्हील है, वेल गाइस, यहाँ पे जो व्हील है वो रेफर कर रहा है जो माजा है उसके फीट को। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ही अपनी बहन को देखते हैं, जब वो पैदा हुई है, वो उसके पैर को देख ही नहीं पाते क्योंकि वो इतने छोटे हैं। तो वो अपने माँ-बाप से पूछते हैं कि इसके व्हील कहाँ हैं? मतलब इसके फीट कहाँ हैं? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्टैंजा बहुत ही ईज़ी है गाइस। इसके जो मेन पॉइंट ये है कि जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है, ये शॉर्ट बायोग्राफी है किसके ऊपर? एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, ठीक है? जो क्या है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट हैं, ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? 14th मार्च 1879 में। कौन सी सिटी में? सिटी का नाम ध्यान रखना, उल्म सिटी, कहाँ पे? जर्मनी में। कहाँ पे गाइस? जर्मनी में। ये जब 2.5 साल के थे, उससे पहले ये एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ये एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे 2.5 साल से पहले। और जैसे ही 2.5 साल के हुए, उसके बाद ये जब भी कुछ बोलते थे उसको रिपीट पे बोलते थे, मतलब 2 बार बोलते थे। जैसे चाहे वो किसी को कोई सेंटेंस बोलना हुआ, चाहे कोई वर्ड बोलना हुआ, उसको ये हमेशा 2 बार रिपीट पे बोलते थे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, कुछ नहीं है। His playmates would often refer to him as a brother boring। जो इसके दोस्त थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के, वो इसको ब्रदर बोरिंग बुलाया करते थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि ये हमेशा अपने साथ ही टाइम स्पेंड करते थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ना किसी के साथ खेलते थे, बहुत ही वियर्डली बिहेव करते थे, बहुत ही शांत रहते थे, अलग रहते थे। तो जो इनके दोस्त थे वो उनको क्या बुलाते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन को? ब्रदर बोरिंग। His mother thought that he was a freak with abnormally large head। और जो इसकी मदर थी, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या समझती थी? फ्रीक समझती थी। ठीक है? एज अ चाइल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन को ना बहुत ही ज्यादा मजा आता था मशीनरी और मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलने में। उनको उनको मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। ठीक है? और जब उनकी सिस्टर, जो उनकी यंगर सिस्टर है माजा, जब वो उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो उसके टॉयज थे, उसके जो टॉयज थे, जो खिलौने थे, वो बहुत ही अलग थे कंपेयर करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के टॉयज से। ठीक है? और आई डिड नॉट हैव व्हील्स। तो फिर वो देखते कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की सिस्टर का जन्म हुआ माजा का, तो वो देखते कि उसके पैर बहुत छोटे छोटे, तो उसको दिखाई भी नहीं देते। तो वो अपने माँ बाप से पूछते कि इसके व्हील कहाँ है, मतलब इसके फीट कहाँ है। समझ में आ गया स्टेंजा? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। अभी ये समरी ओवर नहीं हुई है, ओके? चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। His school headmaster told his father that he had no hopes for young Albert and considered him to be foolish। अब क्या था, शुरू में जब बचपन में ये ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ना किसी के साथ ज्यादा खेलते थे। ठीक है? उस टाइम जो स्कूल, इनके स्कूल के हेडमास्टर थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने ये घोषित कर दिया था उनके पेरेंट्स को, उनके फादर को, एल्बर्ट आइंस्टाइन के, कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कभी भी किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। आप चाहे इसको कोई भी प्रोफेशन में डाल दो, चाहे इसको आप कुछ भी करने के लिए दे दो, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है? और हमेशा ही पागल बनता रहेगा और पागल रहेगा। His school headmaster told his father that he had no hopes for young Albert and consider him to be foolish। वो ये बोलते हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता कि आगे जाके ये कुछ कर पाएगा, और हमेशा ही फुलिश रहेगा, हमेशा ही पागल रहेगा। When he was 6 years old, अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जब वो 6 साल के थे, Einstein learned to play the violin on his mother's insistence and became a skilled violinist। अब क्या था, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 6 साल के थे, तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर है, उन्होंने उनको फोर्स करा कि तुम जाके वायलिन सीखो। क्या सीखो? वायलिन सीखो। अब उसको सीखते सीखते वो वायलिन में बहुत अच्छे हो गए, वो बहुत ही स्किल्ड वायलिनिस्ट बन गए। ठीक है? हम एक तरीके से बोल सकते हैं एमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए। एमेच्योर कौन होता है गाइस? एमेच्योर वो इंसान होता है जो किसी चीज में, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी चीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसके पास वो स्किल होती है, बट उसको वो उसको कभी वो प्रोफेशन पे नहीं ले जाता।
मतलब उस चीज में वो कभी प्रोफेशनली काम नहीं करता है, वो बस अपने शौक के लिए काम करता है। अब मान के चलिए मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, अब मैं चाहे फुटबॉल में कितना अच्छा हूँ, बट मैं फुटबॉल को एज ए प्रोफेशन के लिए तरह नहीं लूंगा, मैं अपनी खुशी की तरह उसको खेलता हूँ, ठीक है। हाँ मैं अच्छा खेलता हूँ, वो अलग अलग चीज है, मैं उसको प्रोफेशनली नहीं लूंगा। फुटबॉल को मैं प्रोफेशनली नहीं लूंगा, चाहे मैं उसमें कितना बेटर हूँ, कितना अच्छा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो वायलिन बजाने में बहुत अच्छे थे, ठीक है। बट उन्होंने कभी वो चीज कभी प्रोफेशनली नहीं ली, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसको आगे जाके प्रोफेशन बनाऊंगा वायलिन को, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। हाउएवर, पर he was not a bad student as he scored good marks in almost every subject in school while his family used to stay in Munich. पर आपको मैं बताना चाहूंगा, ही वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट एज ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो इतने भी बुरे स्टूडेंट नहीं थे, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो गंदा ही परफॉर्मेंस देते थे अपनी क्लास में, नहीं वो अच्छा परफॉर्म करते थे अपनी क्लास में, ठीक है। वो बैड स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थे। इन स्कूल while his family used to stay in Munich, जब उनकी फैमिली कहाँ रहती थी, म्यूनिक में। तो जो म्यूनिक में जो उनका स्कूल था, उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी बुरी नहीं आती थी, वो एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज से थोड़ा ऊपर फॉर्म करते थे, मतलब वो बैड स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। चलिए, बाय द टाइम ही वॉज 15 years old, और जब तक वो 15 साल के हुए, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब तक 15 साल के हुए, आइंस्टाइन स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल विद द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, सो ही लेफ्ट इट फॉर गुड। अब क्या करा, जब तक वो 15 साल के हुए, उनका जो स्कूल था म्यूनिक में, उसमें उनको ना थोड़ी सी घुटन होने लगी, उनको उसमें सफोकेशन होने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। मतलब उस स्कूल में इतना तगड़ा डिसिप्लिन था कि उस चीज को वो मैच ही नहीं कर पाते थे। मतलब उनको बहुत ही सफोकेशन होने लगी, उनको ऐसा लगने लग गया कि उनका दम घुट रहा है स्कूल में, ठीक है। और बहुत बार इसीलिए उनकी बहुत बार लड़ाई हुई उनके टीचर से, क्योंकि उनके स्कूल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस स्कूल को छोड़ूंगा, क्योंकि इस स्कूल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और मैं इसको ज्यादा दिन सह नहीं पाऊंगा, ना ज्यादा दिन इसको फॉलो कर पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो इस रेंजा में कहते हैं, जो हेडमास्टर है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो स्कूल के हेडमास्टर थे, वो उनके फादर से कहते हैं कि ये आगे जाके कभी भी किसी प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये कभी भी कुछ आगे जाके सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो 6 साल के होते हैं, तो जो उनकी मदर है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर है, वो उसको बोलती है कि क्यों ना तुम जाके वायलिन की क्लासेस लो। वो उसको फोर्स करते हैं कि जाके तुम वायलिन की क्लासेस लो। तो कुछ साल बाद वो वायलिन बजाने में बहुत ही, एक तरीके से बहुत ही टैलेंटेड बन जाते हैं उसमें। वो वायलिनिस्ट बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे टैलेंटेड वायलिनिस्ट बन जाते हैं उसमें, ठीक है। हाँ, वो प्रोफेशनली उस चीज को नहीं लेते, बट उसको बेस्ट तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो इतने बुरे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थे स्कूल में। जैसा उनको बताया गया है कि उनके पेरेंट्स, उनके हेडमास्टर ने बोल दिया कि आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, बट अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए स्कूल में, वो इतने बुरे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थे, वो अच्छा परफॉर्म करते थे। फिर आगे जाके क्या हुआ कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो ये डिसाइड करते कि वो इस स्कूल को छोड़ेंगे। जो 15 साल के हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मेरे को इस स्कूल को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्ट्रिक्टनेस है, जो मतलब डिसिप्लिन है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मतलब लोगों को फोर्स करा जाता है डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो इस चीज से ना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे कि इतना ज्यादा डिसिप्लिन कैसे हो सकता है कि हमें कुछ अलाउ ही नहीं है कुछ बोलने का, ठीक है। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अभी ये समरी इसकी कंप्लीट नहीं हुई गाइस, अभी फोकस करें और समझते रहे कि इसमें मैं क्या आगे बोलने वाला हूं, ठीक है। स्टोरी को समझते रहे, ठीक है। चलिए चलिए गाइस, आगे देखते हैं। When Albert's parents moved to Milan, they left him with their relatives, and he continued his education in German speaking Switzerland. Soon after he completed schooling, he secured admission to a university in Zurich. He felt that the university atmosphere was more liberal in accepting new concepts and ideas. Besides, he was greatly interested in physics and mathematics and wanted to pursue a career in this field. In 1902, Albert started working as a technical specialist in the patent office located in Bern, where he would assess other people's invention and secretly worked on his ideas about the theory of relativity while at the university.
He met Mileva Merrick, a fellow student who was equally bright and intelligent. They fell in love and married in January 1903 and had two sons. However, their marriage soon after faltered and then finally divorced in 1990. The same year he married Elsa, his cousin. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें इस स्टैंजा में क्या बोला जाएगा. When Albert's parents moved to Milan, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स है वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे? मिलान. वो म्यूनिक से कहाँ शिफ्ट हो गए थे? मिलान, इटली में. मिलान कहाँ पे? इटली में. दे लेफ्ट हिम विद देयर रिलेटिव्स. तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहाँ पे छोड़ गए थे? उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन को. ठीक है. एंड ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी किसमें? जर्मन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में. कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में. वो म्यूनिक से जब वो अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इस स्कूल में जो डिसिप्लिन है और जो रेजिमेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ है और मैं ऐसा फील करता हूँ कि जैसे मेरे को वहां पे सफोकेशन हो रही है. ठीक है. तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा डिस्कशन के बाद उसके पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, उस स्कूल से निकालते हैं हमेशा के लिए और उसको डाल देते हैं स्विट्जरलैंड में. स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? ज्यूरिच में. ठीक है. क्यों? स्कूल में. ठीक है. Soon after he completed school, जब स्विट्जरलैंड में जब वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन. ही सिक्योर्ड एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. उसके बाद वो एडमिशन लेते कहाँ पे? ज्यूरिच में. Okay, कहाँ पे? ज्यूरिच में. He felt that the university atmosphere was more liberal in accepting new concepts and ideas. और जिस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में जिसमें वो एडमिशन लेते हैं वहां पे उनको ऐसा फील होता है कि ये जो स्कूल ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितने भी आइडियाज हैं जितने भी कंसेप्ट हैं उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको लोग सुन रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है ना, कुछ ज्यादा बहुत ही ज्यादा हार्ड डिसिप्लिन है कि जो फॉलो करना है. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, एक दूसरे के आइडियाज सुनते हैं. तो यहाँ पे जो एटमोस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है. ठीक है. इनका ऐसा फील होता है. Besides, he was greatly interested in physics and mathematics and wanted to pursue a career in this field. उसके उसके अलावा भी एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? एक तो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में. मतलब उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में उनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो इन दो सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़ते थे. एंड वांटेड टू परस्यू अ करियर इन दिस फील्ड. और वो चाहते थे कि वो इन्हीं दोनों फील्ड में अपनी अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करें, अपनी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें. ठीक है. इन 1902, अब 1902 में क्या होता है? एल्बर्ट स्टार्टेड वर्किंग एज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट इन द पेटेंट ऑफिस. अब क्या होता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1902 में एक जॉब मिलती है जिसमें वो उनकी जॉब एक डेजिग्नेशन क्या है? उनकी डेजिग्नेशन है टेक्निकल स्पेशलिस्ट. कहाँ पे? इन पेटेंट ऑफिस. और ये जो पेटेंट ऑफिस है ये कहाँ पे है? ये है बर्न में. कहाँ पे गाइस? बर्न में. Where he would assess other people's invention and secretly worked on his ideas about the theory of relativity. वहां पे वो क्या करते थे? वो जो दूसरे जो दूसरे जो इन्वेंटर हैं वो जो इन्वेंशन कर रहे हैं उनको देखते थे और उसके बाद उन लोगों को जो जो इन्वेंटर है उनको क्या देते थे? पेटेंट दिया करते थे. और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे? वो सीक्रेटली अपनी भी इन्वेंशन पे फोकस कर रहे थे. और उनकी इन्वेंशन क्या थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. मतलब वो किस पे फोकस कर रहे थे? वो किस पे काम कर रहे थे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे भी काम कर रहे थे अपने ऑफिस के साथ साथ. ठीक है. वाइल एट द यूनिवर्सिटी, और जब वो यूनिवर्सिटी में थे, ही मेट मेलिवा. वो किससे मिले? मेलिवा से मिले. और जो कौन थी? उनकी एक तरीके से फेलो स्टूडेंट थी. अ फेलो स्टूडेंट हु वाज इक्वली ब्राइट एंड इंटेलिजेंट. जो उनकी फेलो स्टूडेंट थी और वो भी कैसी थी? वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत ही ज्यादा ब्राइट थी. मतलब वो बहुत ही ज्यादा, हम एक बोल सकते हैं वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी. ठीक है. जो उनकी क्लासमेट थी मेलिवा, वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट थी. दे फेल इन लव एंड मैरिड इन जनवरी 1903. और वो क्या करते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलिवा 1903 में एक साथ शादी कर लेते हैं. जब वो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ को पहले बताते हैं कि मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, तो जो उनकी माँ है वो पहले ऑब्जेक्शन उठाती है कि नहीं, ये लड़की तुमसे 3 साल बड़ी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुमसे शादी करे और ये भी उतना ही पढ़ती है जितना तुम पढ़ते हो, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी करो. तो उस टाइम तो ये उस शादी को तोड़ देते हैं. बट 1 साल बाद फिर ये दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं. ठीक है. एंड हैड टू सन, और इनके 2 बच्चे हुए, 2 लड़के थे. हाउएवर, पर देयर मैरिज सून फेल्टर्ड. फेल्टर्ड का मतलब होता है बिकेम. बट क्या होगा?
वो अपने काम में इतने बिजी रहने लगे एल्बर्ट आइंस्टाइन कि जो इनका जो रिलेशन था एल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलिवा का, ये शादी के कुछ सालों बाद 10-15 सालों बाद इनका जो रिलेशन था वो बहुत ही वीक पड़ने लग गया। ठीक है, इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होने लग गई, इनके बीच में थोड़ा सा एक अनबन ज्यादा होने लगी, तो इनका हम बोल सकते हैं इनका रिलेशन थोड़ा सा क्या हो गया, वीक पड़ गया। ठीक है, एंड दे फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। और बहुत ऐसी लड़ाई चलते चलते ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि हमें लगता है कि अब हम दोनों को क्या करना चाहिए, डाइवोर्स लेना चाहिए एक दूसरे से। 1990 में ये क्या करते हैं, एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं, तलाक ले लेते हैं। द सेम ईयर ही मैरिड एल्सा हिज कजन, और उसी सेम ईयर ये अपनी कजन से शादी कर लेते हैं। कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम क्या है, एल्सा। क्या नाम है, एल्सा। मैं फिर से समझाता हूं, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनके जो पेरेंट्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं मिलान, म्यूनिक से। ठीक है, तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहां छोड़ देते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ देते हैं। वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं कहां पे, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो एडमिशन ले लेते हैं यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में। ठीक है, वहां पे उनको ऐसा फील होता है कि जो वहां पे जो स्टूडेंट है, वहां पे जो एक तरीके से एनवायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, वहां पे लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं अपना, तो वहां पे उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ। उसके बाद क्या होता है गाइस, कि उनका ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और वो चाहते थे कि वो आगे इन्हीं दो प्रोफेशन में, इन्हीं दो सब्जेक्ट में अपनी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो टेक्निकल स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जो ये देखते हैं कि किस किस इन्वेंटर ने क्या इन्वेंट करा है, और उनके उनको क्या देते थे, वो पेटेंट देते थे। और जब वो कॉलेज में थे तो उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी जिनका नाम था मेलिवा, उनसे उनको लव हो जाता है, उनसे वो शादी कर लेते हैं 1903 में। उसके बाद उनके दो बच्चे हो जाते हैं। उसके कुछ साल बाद क्या होता है, उन दोनों के बीच दरार आने लगती है, उनके बीच अनबन होने लगती है, और इससे क्या होता है, वो दोनों 1919 में क्या करते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं एक दूसरे से। कौन ले लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलिवा। और उसके उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अपनी जो कजन है उससे शादी कर लेते हैं, जिसका नाम है एल्सा। क्या नाम है, एल्सा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अभी ये पूरा खत्म खत्म नहीं हुआ गाइस, आगे भी स्टेंजा रह गया। ठीक है, अभी ये समरी चलती रहेगी। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। In 1905, Einstein released his paper titled Special Theory of Relativity, according to which time and distance are not absolute. This gave birth to the most renowned formula which describes the relationship between mass energy, that is E is equal to mc square. Later in 1915 he published his general theory of relativity, which administrates a new description of gravity. In 1919 a solar eclipse proved that his theory of relativity was accurate. In no time, his work was proclaimed by newspapers as a scientific revolution. Einstein was awarded the Nobel Prize for Physics in 1921 for his work in physics, which are relevant even today. He was lauded by the press for all the honors that he received for his scientific theory. Okay, guys, अब मैं आपको समझाता हूँ। In 1905 में आइंस्टाइन रिलीज हिज पेपर टाइटल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि जब वो अपनी जॉब कर रहे थे, ठीक है, एज ए स्पेशलिस्ट अपने पेटेंट ऑफिस में, तो वो अपने साथ साथ अपनी इन्वेंशन पे फोकस कर रहे थे, मतलब सीक्रेटली वो अपनी इन्वेंशन पे भी फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी फर्स्ट पेपर पब्लिश करते हैं। फर्स्ट पेपर पब्लिश करते हैं जो किसके ऊपर है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। किसके ऊपर है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या बताती है कि जो टाइम और डिस्टेंस है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट क्या नहीं है, आर नॉट एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल सेम नहीं है। क्या नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। दिस गेव बर्थ टू द मोस्ट रिनाउंड फॉर्मूला, और इससे एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला हमारे सामने आता है जो है E is equal to mc स्क्वायर। ठीक है, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एनर्जी, जो किसका रिलेशनशिप बताता है, मास का और एनर्जी का। E is equal to एनर्जी, m is equal to मास। ठीक है, एनर्जी दैट इज E is equal to mc स्क्वायर। यहाँ पे जो E है वो है एनर्जी, आम m यहाँ पे है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, c यहाँ पे है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, लेटर 1915, अब 1915 में क्या होता है, ही पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब वो क्या करते हैं, वो अपनी दूसरी, या हम बोल सकते हैं एक नई थ्योरी रिलीज करते हैं, नई इन्वेंशन रिलीज करते हैं, जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। जो उनकी पहली वाली थी वो किस पे थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो दूसरी वाली है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर।
which administered a new description of gravity, जो किसके बारे में बताती है? ग्रेविटी के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रेविटी के ऊपर। इन 1919 a solar eclipse क्या होता है? सूर्य ग्रहण। प्रूव दैट हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज एक्यूरेट। जो 1990 में जो सूर्य ग्रहण आया था, वो जो इनकी थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको करेक्टली प्रूव करता है। इन नो टाइम, और बहुत ही जल्दी, हिज वर्क वाज प्रोक्लेम्ड बाय न्यूज़पेपर एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और इनका जो काम है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो इन्वेंशन है, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लगी और लोगों के सामने आने लगे। मतलब वो पब्लिकली लोगों के सामने आने लगे, जो भी इनके काम थे वो लोगों के सामने आने लगे न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, और उन कैसे आने लगे? एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से रेवोल्यूशन ला दिया था। इन्होंने जो इन्वेंशन की थी वो एक तरीके से रेवोल्यूशन की तरह ही काम कर रही थी। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन कर डाली थी, डिस्कवरीज कर डाली थी। आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और इसी के कारण जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया। किसमें? फिजिक्स में। कौन सी ईयर में? 1921 में, फॉर द वर्क इन फिजिक्स। और किसके लिए? फिजिक्स में जो उन्होंने इन्वेंशन करी है, डिस्कवरीज करी है। क्योंकि आज भी अगर आप मानेंगे, आज भी अगर आप देखेंगे, तो जो इनके जो फॉर्मूला है, इनके जो इन्वेंशन, वो आज भी लोगों के काम आते हैं। ठीक है, आज भी लोग इनके फॉर्मूला को यूज करते हैं। He was lauded by the press for all the honors that he received for his scientific theory। और इनको बहुत ही ज्यादा प्रेज मिला। लॉडेड मतलब प्रेज मिला प्रेस के द्वारा। जो उन्होंने बहुत सारे क्या करे, जो इन्होंने बहुत सारे ऑनर लिए, इन्होंने बहुत सारे जो प्रेज मिले, इनको बहुत सारे रिकग्निशन मिली, इनको कंग्रेचुलेशन मिले। किसको लेके? इनकी जो साइंटिफिक थ्योरी को लेके। जो इन्होंने साइंटिफिक थ्योरी करी थी, इन्होंने जो इन्वेंशन करी थी, इन्होंने जो डिस्कवरीज करी थी, उसको लेके इनको बहुत सारा प्रेज मिला, बहुत सारा प्यार मिला। किसके? मीडिया के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया स्टेंजा अच्छी तरीके से? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। अभी ये समरी खत्म नहीं हुई गाइस। ठीक है, चलिए गाइस आगे देखते हैं। In 1933, when the Nazis took over the Germany, Einstein moved to the United States. He didn't want his scientific work to be used for hurting people, so he left Germany. Then in 1938, when American scientists found out about nuclear fission, there was a big commotion. Einstein wrote a letter to the President of the United States, Franklin D. Roosevelt, to tell him about the dangers of an atomic bomb exploding. अब 1933 में क्या हुआ था गाइस? जो नाजीज हैं, एडोल्फ हिटलर है, उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने जर्मनी को टेक ओवर कर लिया था। उन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर दिया था, एक डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी थी जर्मनी में। ठीक है, किसने? एडोल्फ हिटलर ने। और ये जो नाजी पार्टी है, ये किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की थी। ठीक है, वहां पे मतलब हम बोल सकते हैं कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गई थी। और कौन लेके आ गया था? एडोल्फ हिटलर। आइंस्टाइन मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और तभी क्या होता है, जो आइंस्टाइन है वो कहां पे शिफ्ट हो गए थे? वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, ही डिडंट वांट हिज साइंटिफिक वर्क टू बी यूज्ड फॉर हर्टिंग पीपल, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भी उन्होंने इन्वेंशन की है, जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की है, उनका गलत यूज हो, उनका गलत इस्तेमाल हो। वो नहीं चाहते थे कि ये जो भी इन्होंने इन्वेंशन करी है, इनको लोगों को हर्ट करने के लिए यूज किया जाए। ठीक, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, कि आगे जाके इनको बोला जाए कि आप ऐसी चीज बनाइए जिससे हम बम फोड़ सकें या कुछ और चीजें एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, सो ही लेफ्ट जर्मनी, वो जर्मनी छोड़ गए थे। देन इन 1938 व्हेन अमेरिकन साइंटिस्ट फाउंड आउट अबाउट न्यूक्लियर फिशन। 1938 में क्या हुआ था कि जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फाउंड आउट करा किसके बारे में? न्यूक्लियर फिशन के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। ठीक है, उनको पता चला। देयर वाज अ बिग कमोशन, और इससे क्या हो गया? बहुत बड़ा हंगामा हो गया। इससे क्या होगा? बहुत बड़ा हंगामा हो गया कि जो जर्मनी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। ठीक है, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो आइंस्टाइन है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, उनको एक लेटर लिखा, जिनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। टू टेल हिम अबाउट द डेंजर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडिंग। और उन्होंने उस लेटर में बताया कि कितना ज्यादा हानिकारक, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है इस बॉम्ब के, न्यूक्लियर बॉम्ब से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है अगर कोई भी इसको तोड़ देगा, अगर किसी कंट्री के ऊपर छोड़ देगा। ठीक है, तो ये जो स्टेंजा यहाँ पे बोला गया कि जो 1933 में क्या हुआ था कि जो नाजी पार्टी है, जो एडोल्फ हिटलर की पार्टी है, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था जर्मनी को। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो इस कंट्री को छोड़ के कहां चले गए थे?
अमेरिका चले गए थे। फिर 1938 में क्या हुआ कि जो अमेरिकन के जो साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज फाइंड आउट करी कि जो जर्मनी लोग हैं, जो जर्मन जो डिक्टेटरशिप जो चला रहा है एडोल्फ हिटलर, वो क्या बना रहे हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। और फिर क्या होता है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो 1938 में वो एक लेटर लिखते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को। किसके प्रेसिडेंट को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और उसमें वो बताते हैं कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है अगर ये किसी ने किसी जर्मनी ने किसी और के ऊपर ये न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया, फेंक दिया। तो उस लेटर में उन्होंने उसके ड्रॉबैक्स बताए कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर उन्होंने गलती से भी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी और कंट्री पे फेंक दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस स्ट्रेंजा का। समझ में आ गया? आगे देखते हैं अभी। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। In 1945, the United States made a very powerful bomb called the atomic bomb and used it on cities in Japan, Hiroshima and Nagasaki. This made Albert Einstein very sad and worried. He wrote a letter to the United Nations asking them to create a world government to stop something like this from happening again. Towards the end of his life, Einstein became interested in politics and talked a lot about democracy and world peace. He died in 1955 when he was 76 years old. We remember him as someone with big ideas for the future and as a very smart scientist. ठीक है गाइस, समझाता हूं आपको। इन 1945 में क्या हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स मेड अ वेरी पावरफुल बॉम्ब कॉल्ड द एटॉमिक बॉम्ब एंड यूज्ड इट ऑन सिटीज इन जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने पिछले स्टैंजा पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो लेटर लिखते हैं फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, जो अमेरिका की क्या है, प्रेसिडेंट है, उनको ये बताने के लिए कि जो एटॉमिक बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन एक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें उन्होंने मेंशन करी उस लेटर में। बट यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाता है। 1945 में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो क्या करती है, एक पावरफुल एक एटॉमिक बॉम्ब बनाती है, एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब बनाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स। और क्या करती है उसको, वो कहाँ पे छोड़ देती है, कहाँ पे थ्रो कर देती है उस बॉम्ब को, वो थ्रो कर देती है जापान में। कौन सी कंट्री में, हिरोशिमा और नागासाकी में। मतलब उस बॉम्ब को, न्यूक्लियर बॉम्ब को वो कहां पे थ्रो कर देते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। कौन, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वेरी सैड एंड वरीड। और इस चीज को देख के जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो पूरे शेक हो जाते हैं, मतलब वो पूरा हिल जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही वरीड हो जाते हैं, बहुत ही सैड हो जाते हैं कि वो किसको समझा रहे थे और उन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रो करा है, न्यूक्लियर बॉम्ब किसी और कंट्री पे सबसे पहले फेंका। ठीक है, तो इस चीज को देख के वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वो जिसको समझा रहे थे उन्हीं ने सबसे पहले क्या करा, बॉम्ब फोड़ा। ठीक है, he wrote a letter to United Nations asking them to create a world government to stop something like this from happening again. अब वो क्या करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं, किसको, यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखते हैं ये बताने के लिए कि आप एक काम करें, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए जिससे क्या हो सके कि ये जो भी बम फोड़ रहे हैं, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर, इसको हम रोक सकें। ठीक है, और ये फिर से कभी हो ना सके। ठीक है, ऐसी एक गवर्नमेंट बनाइए। ये किसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन को बोलते हैं। उनको एक लेटर लिखते हैं फिर हम, क्योंकि वो अब ऑब्वियसली वो यूएस को लेटर नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लियर का यूज करा था। टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ, अब जब उनकी जो लाइफ थी, वो जब अपने लाइफ के अंत में आ गए थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब उनकी बहुत ही एज हो चुकी थी, ठीक है, जब वो बहुत ही अपने 70s में चले गए थे, ठीक है, आइंस्टाइन बिकेम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन को बहुत ही इंटरेस्ट आने लग गया था पॉलिटिक्स में, एंड टॉक्ड अ लॉट अबाउट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड पीस। और फिर उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में, वर्ल्ड पीस के बारे में, ह्यूमैनिटेरियन के बारे में बहुत उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको एक तरीके से वो लोगों की हेल्प करना चाहते थे। वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हम शांति से रह भी सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब थ्रो करें। ठीक है, हम एक पीस कायम कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो ये मैसेज वो देना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ही डाइड इन 1955 और इनका जो
देहांत है इनकी, जो ये कब, इनकी कब मृत्यु हो गई? इनकी मृत्यु हो गई 1955 में, जब ये कितने साल के थे? 76 ईयर्स के। मतलब इनकी डेथ हो गई जब ये 76 ईयर्स ओल्ड के थे, तब इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और कौन से ईयर में? 1955 में। We remember him as someone with big ideas for the future and as a very smart scientist. और हम इनको कैसे याद करते हैं? ऐसे इंसान जिसके पास बहुत ही सारे आइडियाज थे, ठीक है, जो फ्यूचर देख सकता था, फ्यूचर में ये बता सकता था कि ये चीज काम आएगी तुम्हारे, या ये चीज काम नहीं आएगी। मतलब इतने ज्यादा टैलेंटेड, इतने ज्यादा जीनियस पर्सन थे ये। हम इनको ऐसे याद करते हैं। एंड अ वेरी स्मार्ट साइंटिस्ट, और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट ये रहे हैं। लोग इनको कैसे याद करते हैं? ऐसे याद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए गाइस, अब कंक्लूजन देखेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का। ठीक है, A truly beautiful mind, the chapter, A truly beautiful mind illustrates the life story of the scientific genius Albert Einstein. He was not just a scientist, but was deeply concerned about human welfare. Well, guys, ये जो चैप्टर है, A truly beautiful mind, ये किसकी लाइफ को दर्शाता है? ये दर्शाता है बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट जो रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके लाइफ के ऊपर क्या है? ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये किसके ऊपर है? पूरा एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है, उनकी जर्नी के ऊपर है, उनकी लाइफ की स्टोरी के ऊपर है। ठीक है? समझ में आ गया? ही वॉज नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, बट वॉज डीपली कंसर्न अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। वो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, लोगों के बारे में कि वो कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगी बहुत आसान बना सकते हैं, उसके बारे में सोचा करते थे। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो लोगों के बारे में बहुत सोचा करते थे। वो चाहते थे कि जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल पीसफुली रहे। ठीक है, जो लोग हैं वो बहुत ही पीसफुली रहे, जितनी भी कंट्रीज है वो बहुत पीसफुली रहे, एक दूसरे से वो फाइट ना करे, एक दूसरे के ऊपर वो बम थ्रो ना करे। ठीक है, तो बहुत सोचते थे लोगों के बारे में। तो ये जो स्टोरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें हमने क्या देखा है? इसमें हमने इनके बचपन के बारे में देखा है। जब जब लोग इनको, जब इनके दोस्त उनको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग बुलाया करते थे। जो इनकी मदर थी वो इनको फ्रीक समझा करती थी। फिर हमें बाद में पता चला कि ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। फिर इनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने तो एक बार बोल दिया था कि ये आगे जाके कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिर आगे जाके क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर अपने जो म्यूनिक वाला स्कूल है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। इनको बहुत ही सफोकेशन फील होती है। वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये क्या है? इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिनका नाम है मेलिवा। ठीक है, और उससे ये क्या कर देते? शादी भी कर लेते, बट इनसे डाइवोर्स भी ले लेते, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनबन होने लगती। 1919 में डाइवोर्स लेते, और इनके 2 बच्चे भी थे मेलिवा से। ठीक है, उसके बाद ये अपनी कजन से शादी कर लेते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हमने पढ़ा है किसमें? इस चैप्टर में पढ़ा है। इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज पढ़ी है। फिर इनको एक नोबेल प्राइज भी मिलता है। कौन सी ईयर में? 1921 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। और फिर क्या होता है? ये लेटर भी लिखते हैं किसको? फ्रैंकलिन डी रोosevelt को लिखते हैं कि जो एटॉमिक बॉम्ब है ये कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव है, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है अगर कोई कंट्री इसको दूसरी कंट्री के ऊपर थ्रो करे या फोड़े। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने लेटर भी लिखा। ये लोगों की हेल्प भी करते थे। ये इन्होंने फिर पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, क्योंकि इनको था कि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो ये था कंक्लूजन किसका? द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का। समझ में आ गया? तो गाइस ये थी समरी किसकी? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की। ठीक है, चलिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में मैंने आपको क्या कराया है? आज की वीडियो में मैंने आपको कराया है समरी किसकी? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, मैं बस एक चीज बोलूंगा, आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी क्वेरीज क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। बस आप इस वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, एंड एट लास्ट जाते जाते बस मेरे को आपको बस एक चीज बोलनी है। Just don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. CBCT Point. Now I'll see you in the next video. Bye-bye.